हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। देखिए, रियल नंबर में हम आपको इसके पहले वाले अध्याय में कम से कम दो पार्ट में हम आपको सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या वो पूरा क्लियर कर दिए हैं। जिसमें हम वास्तविक संख्या में हम आपको बताएंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि यानी कि जो वास्तविक संख्या है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इसका पहला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रेशनल यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या कब आपको मिलेगा, जब आप मतलब 6 क्लास में आएंगे तो आपको परिमेय संख्या शुरुआत होगा। और अपरिमेय संख्या होता है एक, यानी कि हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से किसका निर्माण हो जा रहा है, वास्तविक संख्या का, रियल नंबर का। यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर को जब हम जोड़ेंगे, यानी कि जो परिमेय संख्या है उसको अगर हम प्लस करेंगे और अपरिमेय संख्या को यानी कि इरेशनल नंबर को अगर जोड़ेंगे, इन दोनों को जब अगर जोड़ देंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, वास्तविक संख्या का निर्माण हो जाएगा। अब पहला जो टॉपिक है उसको हम समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। बने रहिए और जमे रहिए। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए, आप परिमेय संख्या अगर सीख गए तो अपरिमेय संख्या आपको एक फ्री में मिलेगा, यानी कि आपको एक के साथ एक फ्री मिलता है। क्योंकि जब आप पढ़े थे सम और विषम तो सम पहले से सीख लिए थे। सम क्या होता था कि उसमें 0, 2, 4, 6, 8 इकाई अंक आए तो सम संख्या था। और इसके सम संख्या के इसके विपरीत विषम यानी कि उसका विलोम एक के साथ एक आपको फ्री में मिल जा रहा था। इसी प्रकार से अगर हम देखें परिमेय संख्या क्या होता है तो सिंपल सा मतलब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। बस हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या वो है जिसको पी बट्टा क्यू में लिख सकते हैं। देखिए पी बट्टा क्यू का मतलब यानी कि 1/2 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2/3 है क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसको हम अंश और हर के रूप में लिख रहे हैं। देखिए जिसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा भी देखिए एक और परिभाषा बन सकता है। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसको हम अंश और हर यानी कि अंश और हर बट्टे में उसको लिख सकते हैं, अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश और हर क्या है, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। यानी कि न्यूमरेटर बट्टे को हम अपान बोलते हैं। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखने का मतलब यह है कि वो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे देखिए जैसे इसका कुछ उदाहरण, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आप इसको लिखिएगा। तो सिंपल सा आप इतना समझिए कि परिमेय संख्या वे संख्या है जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण से समझिए। और मैं आपको बताऊंगा कि परिमेय संख्या से कहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए परिमेय संख्या कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे अभी बताया 1/2, 2/3, 22/7। 22/7 क्या है, आप पढ़े होंगे, यह किसका मान है, पाई का मान है, लगभग मान है। पूरा मान उसका होता है 3.14, पता नहीं लगभग पता नहीं किसमें इनफाइनाइट तक जाता है वो। तो पाई का मान लगभग किसको मान लिया गया है, 22/7 को। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि इसको हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए इसमें एक चीज और रहता है कि क्यू इज इक्वल नॉट 0, यानी कि क्यू नीचे नहीं हो, क्यू जो है इसके नीचे 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। यानी कि इसको हम बोलते हैं शून्य का नियम। इसको क्या बोलते हैं हम, शून्य के नियम। देखिए सबका एक नियम होता है। जैसे अगर हम क्लास 9th की बात करें तो उसमें आपको न्यूटन का 3 गो नियम देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से शून्य का भी नियम है। पहला जो नियम है शून्य का, कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। किसी भी संख्या के ऊपर 0 यानी पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। चाहे 1000 रहे, चाहे कितना भी रहे, उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। कैसे, आप देखिए मतलब कि अगर यानी कि 2000 भी है, अगर इसकी पावर 1 रहेगा तो 1 नहीं आएगा, तब बिल्कुल नहीं आएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे 2000 है
तो 2001 की पावर यानी कि 2000। लेकिन जब भी आपको जीरो अगर देखने को मिले यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि वो कौन सी उसका मतलब है कि जीरो का नियम आप फॉलो करेंगे तो एक ही आएगा। तो ये था जीरो का नियम, और कुछ भी है जीरो के नियम में, इसको भी सीख लो, इसको नोट करते जाइएगा। नोट करने से कुछ चीज़ें याद होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको नोट करिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें शून्य के नियम में सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट करिएगा। इसको तो बिल्कुल ही नोट करिए, शून्य के नियम को। देखिए, अगर आप किसी संख्या में जीरो से भाग देते हैं, देखिए आप किसी संख्या में जीरो से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एक में जीरो से आप एक में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो क्या हम कर रहे हैं कि जीरो से अगर किसी संख्या में अगर आप भाग दे रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। कैसे? वही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया। देखिए यहाँ पे कि q इज इक्वल टू नॉट जीरो, तो नियम तो फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने क्लास 9 की भी बात किया हूँ कि क्लास 9 में भी न्यूटन का भी नियम है। तो न्यूटन का नियम भी यह है कि नियम सेम है। तो इसी तरह शून्य का नियम क्या है कि जीरो नहीं लगाना है किसी भी तरह से। कैसे? मतलब जैसे 1000 आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस आपको जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, उसके जीरो हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू जो आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट यानी कि अनंत, अनंत तक आएगा, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। जीरो आते ही रहेगा, तो इनफाइनाइट जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आप किसी भी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट आएगा। किसी भी संख्या में अगर आप जीरो से भाग देंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो याद आपको रखना होगा। टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आपको बस इतना याद रखिए कि में और से में अंतर हो जाता है। देखिए, अगर ये तो हम में बोल रहे थे, देखिए जीरो, देखिए यहाँ पे जीरो से, यहाँ पे से हम बोल रहे हैं कि जीरो से अगर किसी भी संख्या में अगर भाग देंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। जीरो से किसी भी संख्या में अगर हम भाग देंगे, जीरो से, ये जीरो है, उस किसी भी संख्या में अगर भाग देंगे, कोई भी संख्या रहे, इसको से और में अंतर आप समझ गए, तो इसका मतलब कि आप शून्य का नियम बिल्कुल सीख चुके हैं। जीरो से किसी भी संख्या में, से की बात कर रहा हूँ, जीरो से किसी भी संख्या में, किसी संख्या क्या मतलब है कि यहाँ पर 1000 से, यानी कि जीरो से अगर 1000 में हम भाग देंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो इस प्रकार से आप ये समझ गए कि जीरो से किसी भी संख्या में अगर हम भाग देंगे, जीरो से किसी भी संख्या में भाग देंगे, इसको रट लीजिए कि जीरो से अगर किसी भी संख्या में भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा। लेकिन एक और चीज़ है इसमें, देखिए इधर ध्यान दीजिए। जैसे मान लें अगर कि अभी आप सीखें कि जीरो से अगर किसी संख्या में अगर भाग देंगे तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा है, लेकिन अगर हम जीरो में, देखिए में और से में अंतर है, जीरो में किसी भी संख्या से अगर भाग देंगे तो उसका वैल्यू आपको जीरो ही मिलेगा। देखिए कितना अलग आ रहा है। आप जीरो रख सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय है तो जीरो एक बट्टा लिख सकते हैं, जीरो वन, क्योंकि इसके नीचे एक जो होता है वो छिपा होता है, लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक बट्टा जीरो, उसका वैल्यू कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इसीलिए यह एक ना परिमेय संख्या है, नहीं परिमेय संख्या तो है ही नहीं, इसको मान लीजिए, ठीक। तो फिर कौन सी संख्या है, उसको कोई संख्या नहीं माना जाता है, काल्पनिक है। तो क्या सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर आप जीरो से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा, और जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो जीरो आएगा। में और से में अंतर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से शून्य का नियम हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम अपने मुद्दे पे चलते हैं, जिसको हम क्या सीखने रहे हैं, रेशनल, यानी कि परिमेय संख्या। तो अब देखिए परिमेय संख्या में इतना तो आप समझ गए कि p बट्टा क्यू के रूप में लिख देंगे। जैसे जीरो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या। अभी अभी आप सीखे हैं जीरो कुछ नहीं है तो एक है। एक क्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं, जीरो से लेकर गिनती की सभी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, वो सभी क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसे? अगर मैं बात करूं, आप पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं, तो पूर्ण संख्या में सबसे पहले सीखे होंगे कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो कैसे है, इसको समझते हैं। देखिए जीरो जो है कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है, एक है, इसीलिए क्या है, परिमेय संख्या है। अब है तो लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p बट्टा क्यू के रूप में हम लिख दिए हैं, इसलिए कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप समझ गए बिल्कुल।
नोट करने वाली चीज़ क्या है, इसमें प्रश्न कहाँ से बनता है, इसको नोट कर लीजिए आप, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं, चलिए नोट कर लीजिए कि 22/7 एक परिमेय संख्या है। इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि इसको पाई का मान देखिए, तो आप बोलेंगे पाई भी तो एक परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि पाई का मान तो लगभग 22/7 ही होता है। तो कुछ आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट को तो कौन नहीं जानता होगा आर्यभट्ट को। तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किया था, जिसमें पाई का भी खोज उन्होंने ही किया था। और जिन्होंने बताया कि 22/7 लगभग परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कैसे, अभी मैं बताया हूँ आर्यभट्ट के माध्यम से। तो 22/7 हम लिख सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं, ये सब नोट, मतलब यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि जीरो क्या एक परिमेय संख्या है, अगर है तो कैसे है, क्योंकि हम उसको 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए क्या है वो परिमेय संख्या है। तो जीरो हो गया। इसी तरह से 22/7 और जीरो, ये लगभग ना, देखिए मैं पूरा छांट छांट के लिखवा रहा हूँ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जीरो और 22/7 बिल्कुल, मतलब मान लीजिए कि लगभग वो परिमेय संख्या ही है। और देखिए कुछ और उदाहरण से समझा दें, अगर आपके सामने कह दे कि √4 आ गया, तो √4 क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। जब मैं आपको, अगर आप हमारा बेसिक मैथ अगर नहीं देखे होंगे तो आप हमारा बेसिक मैथ देख लीजिएगा, जिसमें हम आपको वर्गमूल घनमूल के बारे में पूरी जानकारी दिया हूँ। देखिए इसमें √4 है, तो √4 जो है किस संख्या का वर्गमूल होता है। अगर मैं बात करूं कि 4 किस संख्या का वर्ग होता है, वर्ग का मतलब स्क्वायर, यानी कि अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, 4 होगा। कैसे, क्योंकि अगर 2 लगाए तो इसका मतलब संख्या कितना बार गुणा करेंगे, 2 बार, यानी कि 2 दूना 4। तो अंडर रूट अगर आ गया, देखिए अंडर रूट है, तो अंडर रूट 4 किस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। देखिए इस वर्गमूल इसको बोलते हैं, जो इसको है, इसको हम 1/2, लगभग नहीं, पूरा इसका मान ही है, रूट का जो मान होता है जिसको हम वर्गमूल बोलते हैं, वो 1/2 होता है। तो यानी कि 4 है, 1/2, तो 2 का संख्या का वर्ग कर देंगे, और ये 4 है, तो इसका भी मान 2 ही है। देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे कुछ ना लिख सकते तो यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 गायब हो जाएगा, तो 4 किस संख्या का वर्ग हो जाएगा, 2। अगर आपको सिंपल सा समझ में नहीं आ रहा है, तो √4 किस संख्या का वर्गमूल है, सिंपल भैया 2 का वर्गमूल है। तो √4 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि इसको अभी हम बाहर निकाले हैं 2। अगर आपको सिंपल, ये भी अगर, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। देखिए √4 है, √4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक। अगर वर्गमूल क्या कहता है कि अगर 2 अगर बराबर सेम दिख रहे हैं, दोनों जुड़वा है, तो घींच के बाहर निकाल दीजिए। तो 2 बाहर निकाल दिए आप, घींच के बाहर निकाल दिए, तो अब 2 क्या है, एक परिमेय संख्या। कैसे, क्योंकि इसके कुछ नहीं है तो 1 है, तो p/q के रूप में आपको दिख रहा है कि नहीं, तो क्या है, एक परिमेय संख्या। मैं ज़्यादा ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो आप घबराइए मत, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो 2/√4 भी हो गया, तो इसका मतलब √2 क्या परिमेय संख्या है। ये भी एक प्रश्न है कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, अगर आप √ को जब आप, क्योंकि √2 जो है वो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, ठीक। तो √2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं, उसको अपरिमेय में लाएंगे। ये परिमेय संख्या आप सीख रहे हैं, फिलहाल आप परिमेय संख्या के बारे में ही जानिए। अभी हम इसके एक के साथ बोल तो रहे हैं आप, यानी कि √4 जान गए, तो आप इसका मतलब कि ये परिमेय है, तो ये तो अपरिमेय ही हो सकता है ना, एक के साथ आपको फ्री में मिल जा रहा है। तो √2 इसको छोड़ दीजिए, उसको अभी मैं लिखवाऊंगा। √4 क्या एक परिमेय संख्या, √9 भी एक परिमेय संख्या है, √25 भी एक परिमेय संख्या है, √16 भी है, √64 भी है, √100 भी है, क्योंकि इसको हम बाहर खींच ला सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने वास्तविक संख्या का पहला जो टॉपिक था वो परिमेय संख्या था। तो परिमेय संख्या में हमने देखा भी कि कौन कौन से प्रश्न कहाँ से बनते हैं और किस प्रकार के, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की, यानी कि इरेशनल नंबर। ये तो हमने रेशनल नंबर के बारे में देखा है, इरेशनल नंबर के बारे में देखेंगे। ये ऊपर से प्रकाश आ रहा है, आप सीरियस ना होइएगा। देखिए अब अपरिमेय संख्या क्या होता है, इरेशनल नंबर। इसी का पहला पार्ट हमने पहला पार्ट बोल रहे हैं, सॉरी, इसका पहला टॉपिक हमने परिमेय संख्या देख लिया, अपरिमेय संख्या के बारे में जान लिया। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या ठीक परिमेय संख्या का उल्टा होता है।
यानी कि अपरिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यानी कि कौन ऐसा संख्या है जो हम उसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए आइए नोट में कर लीजिए इसको भी, नोट में इसको आप बिल्कुल लिख लीजिए कि कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पाई को भी आप p बटा q के रूप में नहीं, पाई का मान लगभग 22/7 होता है, अभी मैं आपको बताया हूँ वो एक परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है आर्यभट्ट के अनुसार। तो पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 भी अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट का जो मान होता है वो लगभग 1.23 ऐसे कुछ करके आता है, मुझे याद नहीं है, थोड़ा बहुत फिलहाल याद नहीं आ रहा है। तो √2 का मान पॉइंट में जाता है और पॉइंट को हम बट्टा में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, ये भी कुछ नियम है, इसको हमको देखिए, मैथ सीखने का मतलब ये है कि हमको नियम के अनुसार ही चलना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन का आंसर निकलेगा ही नहीं। सिंपल सा है, बस मैथ का नियम यही है कि अगर आप नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपका आंसर नहीं निकलेगा। अगर आप सीखे होंगे बोर्ड मास में कि तो पहले हमको क्या करना है, पहले ब्रैकेट हटाना है, उसके बाद से हमको मल्टीप्लाई, ये नहीं कि पहले ही मल्टीप्लाई करने लगे तो उस नियम के खिलाफ हो जाएगा और आपका आंसर नहीं निकलेगा। तो इसी प्रकार से हमने नियम का फॉलो करना है कि अगर पॉइंट लगा है तो इसका मतलब है कि वो अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से √2 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 भी अपरिमेय संख्या है। √5 भी अपरिमेय, 4 नहीं हो सकता है, अभी सीखा है कि वो कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। √6 भी परिमेय संख्या है। √2 √3 भी एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। अभी देखिए क्लास 10th में अगर जाएंगे तो वही आपको बोलेगा कि √2 सिद्ध करके हमको बताइए कैसे यह अपरिमेय संख्या है, तो यही आप क्लास 10th में सिद्ध करेंगे। तो अभी क्लास 10th का ही फिलहाल चल ही रहा है, तो फिलहाल हम क्लास 10th में ही √2 को ही सिद्ध करेंगे, √5 को सिद्ध करेंगे और √6 को भी सिद्ध करेंगे। मतलब फिलहाल अगर आप 5 को सिद्ध कर ले तो 2 6 ये सब हलवा लगने लगेगा, वैसे ही आप सिद्ध कर देंगे। यानी कि p बटा q के रूप में नहीं लिख रहे हैं तो कौन सी संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब देखिए वास्तविक संख्या में हमने पूरा बिल्कुल 3 पार्ट में हमने, पहला जो पार्ट में हमने सीखा था कि परिमेय संख्या, सॉरी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब चीज़ हमने पार्ट 1 में सीखा है। अगर आप वो नहीं देखे होंगे तो देख लेंगे, ताकि कि उसमें जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है वो फिलहाल बहुत ही अलग है। और भाज्य और अभाज्य भी हमने पार्ट 2 में देखा है। और पार्ट 3 जो ये है इसमें हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या को फिलहाल बहुत ही अच्छे भाषा में सीखा है। और अब जो टॉपिक होगा शुरुआत, वो क्लास 10th का, जो क्लास 10th का क्या होगा, क्लास 10th का पहला प्रश्नावली जो होगा, एक्सरसाइज, वो 1.1 से शुरुआत होगा, जिसमें HCF और LCM हमको ज्ञात करना होगा। तो HCF और LCM को मतलब आप पहले भी सीखे होंगे HCF LCM कि मैं बताने की कोशिश करूंगा, उसी में फिलहाल उसी जो प्रश्नावली हम जब चलाऊंगा 1.1, तो उसी में हम आपको बताऊंगा कि HCF और LCM कैसे निकाला जाता है। तो इस टॉपिक में बताऊंगा तो लॉन्ग हो जाएगा, तो फिलहाल परिमेय और अपरिमेय इस पार्ट में रहने देते हैं। तो कल से क्या शुरुआत करेंगे, क्लास 10 का पहला एक्सरसाइज 1.1। देखिए मैं भी फिलहाल क्लास 10th में ही हूँ, तो क्लास 10th में हूँ, तो 1.1 का जो टॉपिक में शुरुआत करूँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए मुझे भी उतना नहीं पता है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको जो प्रश्न बनते हैं उसको हम बताने की इस बोर्ड पर कोशिश करूँगा। इसी प्रकार से क्लास 10th का जो पार्ट 3 था उसमें हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या को बहुत आसान भाषा में सीखा है। और कल क्लास 10th का पहला 1.1 एक्सरसाइज कल से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से परिचय आप बताइएगा कैसा लगा है कमेंट में। इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।